नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी में। आज हम संघ के जो पंच परिवर्तन पे हम बात कर रहे थे, उसका भाग 1 पिछले हफ्ते हो चुका है विकास जी भाई साहब के साथ, और आज भाग 2 में हम हैं अमिताभ जी श्रीवास्तव भाई साहब के साथ। नमस्कार। तो भाई साहब आप ही अपना परिचय करा दें तो वो सबसे बेहतर होगा, मैं कुछ गलती ना कर दूं। इससे अच्छा आप नमस्कार, बताएं। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। 35 वर्षों से संघ का कोई ना कोई दायित्व रहता है। अभी संघ का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, पूरे देश भर में जो काम करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसका भोपाल विभाग का मेरे पास दायित्व है। साथ में जन अभियान परिषद का भी मेरे पास दायित्व है। जन अभियान परिषद के स्टेट ऑफिस में हूँ और डिविजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। जन अभियान परिषद भी पर्यावरण संरक्षण पर लंबे समय से काम कर रहा है। मेरे रीवा के कार्यकाल में, और एक वहाँ बिछिया नदी है जो लगभग मृतप्राय स्थिति में थी, जन सहयोग से, समाज के सहयोग से, स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से वहाँ पर एक लंबा 400-500 दिन दिवस का श्रमदान के द्वारा उसको बहुत सुंदर नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। अविरल बिछिया निर्मल बिछिया के नाम से एक अभियान चलाया था। वैसे शिक्षा की दृष्टि से MSW और MBA किया हुआ है। अभी जैसे पंच परिवर्तन में पर्यावरण भी एक बिंदु है, तो पिछली बार विकास जी भाई साहब से बात हुई तो हमारे पुरातन काल में क्या था, आज क्या हो रहा है, कैसे देश कार्बन पॉइंट्स वगैरह वो दूसरे से खरीद रहे हैं, वो सब बातें तो हो चुकी। तो अपन ये बात करें कि अभी संघ क्या कर रहा है इसमें, मतलब कैसे निर्देश हैं और कैसे काम कर रहे हैं, क्या योजना है। वैसे तो संघ के स्वयंसेवक शाखाओं के माध्यम से और संघ के प्रारंभ काल से ही पर्यावरण के लिए बहुत संवेदनशीलता के काम कर रहे हैं, परंतु 2019 में जो ग्वालियर में अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ और तब से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाम से देश भर में, और हम सृजनात्मक रूप से काम करते हैं। उसमें मुख्यतः 3P पर काम कर रहे हैं। पहला है पेड़, दूसरा है पानी और तीसरा है पॉलीथीन, यह प्लास्टिक कचरा प्रबंधन भी उसको आजकल कहते हैं। तो इन 3 विषयों पर फिर इसके लिए पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर, विभाग के स्तर पर, जिले के स्तर पर और नगर शाखा तक टोलियां हैं, कार्यकर्ता नियुक्त हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में उस विषय को नीचे तक उतार कर काम करते हैं। तो मतलब इसको और किस तरह कर रहे हैं, क्या क्या हर एक बिंदु पे वो है उसमें जैसे सबको पता है कि 3P का एक और अर्थ है, 3 तरह से हम 3 स्तरों पर काम करना है। एक है पर्सनल, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर चिंतन है पर्यावरण की रक्षा के लिए, क्योंकि मैं स्वयं एक घटक हूँ पृथ्वी का, मेरी भी जिम्मेदारी है। दूसरा, हम प्रोफेशनली क्या कर सकते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका कार्यस्थल है, वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और तीसरा है जिसको कहते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के लेवल पर, समाज के स्तर पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह 3 स्तरों पर उसका विचार होता है। और हमने ऐसा इन 3 स्तरों का ही थोड़ा सा विस्तृत अगर उसी का बता रहा हूँ। तो उसमें हमने अभी 4 आयाम लिए हैं जिन पर हमको काम करना है। पहला है शैक्षणिक संस्थान। तो शैक्षणिक संस्थान में बच्चे रहते हैं, बच्चों में यदि पर्यावरण की बचपन से संस्कार पड़ेगा तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम समस्त शैक्षणिक संस्थानों में वहाँ पर वैसे गवर्नमेंट की भी ऑर्डर्स हैं, लेकिन वहाँ पर हम एक ENO का नियुक्त करते हैं। तो प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक ENO की नियुक्ति, मतलब एनवायरमेंट नोडल ऑफिसर, फिर वहाँ पर हम उस परिसर को हरित परिसर बनाने का प्रयास करते हैं। हरित की संकल्पना मतलब वहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा परिसर हो, जिसमें कचरा का प्रबंधन हो, उसकी जो ऊर्जा है उसका प्रबंधन हो, वहाँ पर जो पानी उपयोग होता है उस पानी का भी सीमित उपयोग हो। तो ये 3 बातें विशेषकर हैं। और बच्चों के माध्यम से फिर इको ब्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं।
इको ब्रिक्स का मतलब है कि हमारे घर में जो अनयूज्ड सिंगल यूज पॉलीथीन निकलती है और साथ में एक प्लास्टिक की बोतल निकलती है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो प्लास्टिक की बोतल में उस सिंगल यूज पॉलीथीन को डाल देना है और उसको जब तक ठूस ठूस के भरना है तब तक उसमें जाना बंद हो जाएगी। इसको बंद करके इसको हम लोग कहते हैं इको ब्रिक्स। उस एक प्लास्टिक की बोतल में और इस कमरे में जितनी पॉलीथीन आ सकती है उतनी अंदर चली जाती है। तो ये प्लास्टिक रूपी जो ये पॉलीथीन रूपी जिन्न है, जो आप देखेंगे कहीं घूमने जाएंगे सब जगह पॉलीथीन उड़ती हुई दिखती है, आप अगर खोदेंगे तो भी पॉलीथीन निकलती है। गाय मर जाती है, उसका पोस्टमार्टम होता है तो पेट में 10-10 किलो पॉलीथीन निकलती है। तो वो बच्चे उसके अंदर डालते हैं, फिर उसके अलग अलग प्रकार के स्कल्पचर बनाते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स बनाते हैं। अच्छा। नहीं भी बनाया अगर वो कचरे वाला भी ले जाता है तो कम से कम वो ढकी हुई सुरक्षित कचरे तक चली जाती है रीयूज के लिए और रिसाइकिल के लिए। तो वो करते हैं। और बच्चों में वर्ष में एक बार हम लोग जुलाई अगस्त के समय पर NSPC करके एक कार्यक्रम करते हैं। उसका मतलब है नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण कंपटीशन। वो केवल भारत ही नहीं, इस वर्ष हम लोगों ने 16 देशों में भी उसका आयोजन किया। ऑनलाइन पूरी प्रतियोगिता है, बच्चा कोई भी अपना लिंक से जा सकता है और उसमें उसको 20 प्रश्न आते हैं पर्यावरण संबंधित, तो प्रश्न के उत्तर देता है और उसको एक भारत सरकार का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, भारत सरकार प्लस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का। और विद्यालय भी कर सकता है, उसके लेवल्स अलग अलग हैं, आपकी जैसी आयु होगी उसके आयु के अनुसार आपसे प्रश्न होंगे। तो इस वर्ष लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने पूरे देश भर में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उस प्रतियोगिता के माध्यम से और बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना, ये एक बड़ा उद्देश्य है। दूसरा बड़ा आयाम है धार्मिक स्थल। तो हमने दूसरा एक लिया है धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो मठ हैं, मंदिर हैं, वो कथाकार हैं, वो प्रवचनकार हैं, उन सब के बीच में जाकर भी और पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। आपने देखा हो कई मंदिरों में, मंदिर के पीछे बहुत बड़ी मात्रा में पॉलीथीन और कचरा पड़ा रहता है। तो अगर वो पुजारी जी और मठ के महंत जी और अपने कथाकार और प्रवचनकार भी इसकी बात करेंगे तो बड़ी आसानी से फिर वो विषय नीचे तक लोगों को समझ में आता है। या कई जगह आपने देखा होगा मंदिरों में लिखा रहता है कि यहाँ पॉलीथीन में प्रसाद लाना मना है, तो ले भी आए तो उसका क्या करना है। अब वो निर्माल्य निकलता है बहुत सारा, निर्माल्य की भी अपन बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सुगंधित आप अगरबत्तियां बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं, हवन सामग्री बना सकते हैं, साथ में उसकी खाद बना सकते हैं। ये सारा प्रशिक्षण और ये सारी चर्चा उनसे करते हैं। तीसरा आयाम है आज की स्थिति में, वो है नारी शक्ति। और नारी शक्ति ही इस कचरे का प्रबंधन करती है अपने देश में, क्योंकि कचरे से उसी को जूझना है। और इसलिए नारी शक्ति को जोड़ना और उनको शिक्षित करना कि अपने घर में जो कचरा है उसको हम कैसे प्रबंध करें, उस दृष्टि से हमने पूरा एक आयाम बनाया। उसमें टोली है, वो जाके नारी शक्ति की बैठकें करती हैं, अलग अलग काम करती है। चौथा आयाम जो इसका है वो है NGOs, जिसको अपन कहते हैं स्वयंसेवी संस्थान, स्वैच्छिक संस्थान, स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थान। तो वो लोगों का भी बहुत बड़ा एक असर है पूरे समाज के अंदर। तो उनको भी इस पर्यावरण के विषय से जोड़ने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग बैठकें, सेमिनार्स और अलग अलग प्रकार के संवाद और अलग अलग प्रकार के ड्राइव्स भी आयोजित करते हैं। तो ये 4 आयाम पर भी काम है। फिर उसमें अभी एक नया जोड़ा है वो युवा आयाम। तो युवाओं को भी इस पर्यावरण से जोड़ना अलग अलग तरह से, और उसके लिए फिर एक SIP कार्यक्रम भी हमने प्रारंभ किया है इस वर्ष से। SIP का मतलब स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। अच्छा। तो उसमें हम किसी एक स्कूल या कॉलेज का चयन करते हैं और उसमें 20 दिन की उनका पर्यावरण का एक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, प्रति दिवस लगभग 3 घंटे का। तो उस 3 दिन में उनको बहुत सारी चीजों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे स्पेक्ट्रम्स हैं जिन पर हम काम करते हैं, लेकिन काम 3 बातों पर करते हैं, पेड़, पानी और पॉलीथीन। तो पेड़ लगाना है, पॉलीथीन हटाना है और पानी बचाना है। तो पानी बचाने के लिए क्या क्या मतलब कैसे बताते हैं क्या? ये मूलतः तो हमारे स्वभाव पर
आधारित है, इसलिए ज़्यादातर काम हम ये करते हैं कि लोग को पहले पानी के प्रति जागरूक करें कि पानी है क्या, बनता कैसे है, कितना पृथ्वी में। आपको आश्चर्य होगा कि पूरी पृथ्वी में मात्र 3% जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और वो 3% में 1% है पीने योग्य, और उस 1% में से भी बहुत सारा पानी ऐसा है जो भूमिगत जल है, कुछ सतही जल है, कुछ ग्लेशियर से आता है, कुछ अपन अंडरग्राउंड वाटर से निकालते हैं, जो हमारा नहीं है लेकिन निकालते हैं। तो उस इतना कम पानी होने के बाद भी लोग उसका बेतहाशा बेदर्दी से उपयोग करते हैं, और जितना आवश्यक है उतना करना ठीक है, लेकिन नल चल रहा है, दाढ़ी बना रहे हैं, अपन एक बड़े पाइप से छोटी सी गाड़ी धो रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने को दिखती हैं। तो घर में टपकते हुए नल को भी यदि आप रोक लेंगे, मतलब एक बूंद पानी यदि आपके नल से टपक रहा है, वर्ष भर टपकेगा, तो आपको पता है उसमें से कितना पानी, 1.5 लाख लीटर पानी आपका वेस्ट होता है। उस टपकती हुई बूंद को हम रोक लेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम शायद पानी दे पाएंगे, नहीं तो उसको पानी दे पाएंगे इसकी भी बहुत, क्योंकि अभी भारतवर्ष में लगभग 30% एरिया ऐसा है जो डेंजर जोन में आ चुका है, जिसको रेड कहते हैं अपन। तो उसमें पानी फरवरी आते आते पानी खत्म होना प्रारंभ हो जाता है, और जून तक उनको उस सर्वाइवल के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। ट्रेन से पानी लाना पड़ता है, टैंकर से पानी लाना पड़ता है, जल का स्तर 1000 फीट तक नीचे चला गया है, वो सब हमारी गलतियों के कारण से है। तो पानी के प्रति संवेदनशील रहे। एक और हम मुहिम चलाते हैं, वो आधा गिलास पानी की है। जैसे अभी आपने हमको पानी ला के दिया, तो आग्रह करते कि आप आधा गिलास पानी ही दीजिए, क्योंकि आधा गिलास पानी अगर आवश्यक है तो और ले देना आधा गिलास, लेकिन यदि हमको आधा गिलास ही पीना है और आपने पूरा गिलास रख दिया तो हम थोड़ा सा ही पिएंगे तो वेस्ट होगा। तो वो उससे बहुत सारी जुड़ी हुई चीजें हैं कि ज्यादा पानी आप पियोगे तो फिर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो फ्लशिंग ज्यादा होगी, तो उससे भी पानी वेस्ट होगा, बर्तन धोने पड़ेंगे। और इसलिए हमारे तो बहुत सारे स्वयंसेवक आग्रह के बाद एक जग और एक गिलास में ही सबको पानी पिलाने का आग्रह करते हैं कि ज्यादा उपयोग ना करें पानी का, सीमित। शावर से आप नहाएंगे और बाल्टी से नहाएंगे, तो अगर आप शावर से नहाते हैं तो आप लगभग 7 बाल्टी खर्च करते हैं, और यदि आप बाल्टी से नहाते हैं, आपको थोड़ी समझदारी, तो 2 बाल्टी में आप आराम से नहा सकते हैं। 2 बाल्टी का मतलब भरपूर हो जाएगा। हाँ, फ्लश चलाते हैं आप अगर टॉयलेट में, या आप बाल्टी से पानी डालते हैं, फ्लश चलाने में लगभग 3 बाल्टी पानी चला जाता है, और यदि आप बाल्टी से डालते हैं तो 1 बाल्टी में आपका काम हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम अपने उसको मैनेज कर सकते हैं। आरओ लगा हुआ है आपके घर में, आरओ से 1.5 गुना पानी बाहर वेस्ट होता है। आपको जितना मिलता है उससे 1.5 गुना पानी वेस्ट होता है। तो हम उस सबको एकत्र करता है, मैं स्वयं एकत्र करता हूँ पूरे पानी को, उसको अन्य अन्य उपयोग में कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, पौधों में दे सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। तो वो एसी का भी पानी निकलता है। एसी का पानी मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, क्योंकि वो वायु से खींचा हुआ पानी है, एकदम शुद्ध पानी है। उस एसी के पानी को आप जहां भी आपको अगर करना है उपयोग कर सकते हैं। फ्रिज से भी पानी ड्रेन होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जिससे हम लोग पानी बचा, और व्यक्तिगत इस तरह बचाएंगे, फिर आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो आपका स्वभाव बन जाएगा, तो आप वहां भी बचाएंगे, और आपका स्वभाव बन जाएगा तो फिर आप हर व्यक्ति को भी बोलेंगे कि भैया ये पानी इतना क्यों वेस्ट कर रहा हो। तो ये है कुल मिलाकर जागरूकता का विषय। अगर आप ये जागरूक करेंगे, वो जैसे मैंने आपको कहा कि 3P का लेवल है, पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिकली। इसमें जैसे पेड़ लगाने को अपन बोलते हैं, तो मतलब हम डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, तो एक नर्मदा परिक्रमा या इस पे कोई थी, जिसमें एक जगह वैज्ञानिक जो थे वो बता रहे थे कि अलग अलग पेड़ अपने पास कई हजार लीटर पानी जमा करके रखते हैं। तो ये बात मतलब कितना सही है? देखिए, जो वृक्ष है ना, इनका हमारे जीवन में उसी तरह से स्थान है जैसे बुजुर्गों का स्थान है। जैसे बुजुर्ग ज्ञान संचित करके रखते हैं, इसीलिए पौधे केवल पानी नहीं, 1000 प्रकार की वस्तुएं जो आपको प्राप्त होती हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो उपयोग करते हैं, सब वृक्षों से तो मिलता है। और इसलिए वृक्षों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारी सनातन परंपरा से उसका स्थान है। ऐसा नहीं कि अभी हमको ऐसा याद आया है।
शायद कोई ऐसा पेड़ है भारत में जिसका पूजा ना होती हो। अलग अलग प्रकार के समाज के लोगों के आराध्य अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। जी। कोई बरगद की पूजा करता है, कोई पीपल की पूजा करता है। बरगद में तो ब्रह्मा जी का वास देखते हैं, पीपल में तो वासुदेव का निवास देखते हैं, नीम में शीतला माता को देखते हैं। तो ऐसे पौधों का हमारी सनातन परंपरा से है, परंतु आगे आकर हम उसको कर्मकांड मान गए, उसकी वैज्ञानिकता को भूल गए। और जैसे हम नर्मदा जी की बात कर रहे थे, नर्मदा जी में जल है जी। बाकी नदियों में जल क्यों नहीं है? नर्मदा जी को जल ग्लेशियर से मिलता नहीं। हाँ। तो पानी मिलता कहां से है? तो दोनों तरफ उसके दो भाई हैं, एक सतपुड़ा है और एक विंध्याचल है। ये साथ साथ चलते हैं, इसमें घने जंगल है। वो घने जंगलों में जो पानी है वो जड़ों से रिस रिस कर उस पर बूंद बूंद पानी आता है। और वो पानी, इसीलिए नर्मदा जल की महिमा भी है कि वो पानी का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको अनेक बीमारियों से मुक्ति होती है। वो औषधि युक्त पानी है भाई। वो तो वातावरण से लेकर अपने पौधों के गुणों को समाहित करते हुए, मिट्टी के गुणों को समाहित करते हुए आपको मिलता है। इसलिए वो पानी नहीं, औषधि है। और उसका प्राण ही वो पौधे हैं। जैसे जैसे वो पौधे खत्म होंगे, नर्मदा जी सूखती जाएगी। देश की लगभग 40% नदियां सूख चुकी हैं, विलुप्त ही हो गई हैं। और लगभग 40% नदियां सूखने की कगार पर हैं, जो 12मासी नहीं है, जो चौमासी बन गई हैं, मतलब केवल बारिश में वो रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी संस्कृति ही नदियों किनारे विकसित हुई है हमारी, सारे वेद सरस्वती नदी किनारे लिखे गए हैं, और सरस्वती नदी है नहीं। बिल्कुल। जब नहीं है तो आप तो बोलते गंगा सरस्वती सिंधु। आप वहां जब जाते हैं प्रयागराज में तो कहते हैं कि भाई गंगा यमुना सरस्वती का संगम। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती हमसे रूठ कर चली गई है हमारा व्यवहार देखकर। हमने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, माँ कहते हुए। इस भारत में जल ही माँ है, जल ही ब्रह्म है। जल को साक्षात ब्रह्म की संज्ञा दी गई। तो यहाँ हम लोग गंगा जी को माँ कहते हैं, लेकिन नर्मदा जी को ही मैया कहते हैं, तो यमुना जी को ही मैया कहते हैं, तो दक्षिण में कावेरी को भी माँ बोलते हैं। उससे बड़ा स्थान है उसका भाई। ब्रह्मपुत्र की पूजा होती है। हर नदी अपने स्थान पर माँ का रूप है। इतना ही नहीं तो आप बिना जल के तो पूजा ही नहीं कर सकते। हाँ, बिना कलश में बिना जल के तो कलश ही नहीं है ना। और वो पंच तत्वों का प्रतीक है। तो हमारे परंपरा में, हमारी रीति नीति में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में पूर्वजों ने तो बहुत खूबसूरती के साथ पर्यावरण को समाहित किया है, परंतु कालांतर में विकास की अंधी दौड़ में या कुछ कहिए संघर्ष के काल में हम उन तात्विक विवेचन को भूल गए। कर्मकांड याद रहे, इसलिए अब कर्मकांड भी नई पीढ़ी नकार देगी। हाँ, उन्हें तर्क नहीं मिलता है। तर्क नहीं मिलता, ये कौन बताएगा? तो हमको उस दिशा में रिसर्च पर जाना पड़ेगा, शोध पर जाना पड़ेगा। जिस चीज को दुनिया आज भी नहीं समझ पा रही वो हमारी परंपरा में है। और चींटी को दाना डालना हमारी परंपरा में है। आज भी दुनिया के पास इसका आंसर नहीं है कि चींटी को क्यों दाना डालते हो। हमारे पास है। हाथी की पूजा कर रहे हैं आप, एरावत की पूजा कर रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक। तृण की पूजा करते हैं, तृणमूल। नाग की भी पूजा करते हैं। तृणमूल देखा, दूब के बिना पूजा नहीं होती। और तृणमूल से लेके बरगद तक की पूजा करते हैं। तो तृण का भी महत्व है और बरगद का भी महत्व है। बीच में जितनी स्पीसीज है सभी का महत्व है। चींटी से लेके व्हेल तक की पूजा करना, सबकी पूजा करता है। क्यों पूजा करते हैं? सूर्य की आराधना करते हैं, चंद्र की भी आराधना करते हैं, नवग्रह को देवता मानते हैं, पृथ्वी को साक्षात माता मानते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो हमारे संस्कार में कहीं कमी नहीं है, व्यवहार में दोष है। तो उस व्यवहार दोष को ठीक करने के लिए संघ काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो संस्कार ऐसे मिले हैं वो तर्क के साथ हमें मिले नहीं है अभी। वो मिले हैं, बट आप तर्क का जो शास्त्र है उस शास्त्र से आपको काट दिया गया। हाँ, मतलब जो भी तर्क सारा हमारा शास्त्रों में है, शास्त्र सारा संस्कृत में है। तो वो एक पिछड़ी हुई चीज मान लेने के कारण से वेदों में एक एक प्रकृति के तत्व का बड़ा वर्णन है। यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्याः सुपिप्पला औषधियो भवन्तु, ये वेद का ही तो वाक्य है कि वर्षा से नदियां होती हैं, नदियों से जल आता है, जल से फसलें होती हैं, फूल फल होते हैं, उससे आप संपन्न होते हैं।
अब ये तो हमने पढ़ा नहीं है, हमारी गलती, लेकिन पर वो जो भी नहीं पढ़े, रटंत नहीं, हाँ, उसका अर्थ निहितार्थ में जाना पड़ेगा। जी, एक भी परंपरा भारत की, एक भी आपकी रीति नीति, एक भी त्योहार अवैज्ञानिक नहीं है। सही, सबके पीछे गहरा शोध और विज्ञान है। हमारा अज्ञान है कि हम उसको नहीं देख पाते, या दुनिया का अज्ञान है। गोबर का मजाक उड़ाने वाले आज गोबर पर रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, मजाक उड़ाते थे ना भारत का कि ये लोग तो गोबर की पूजा करते हैं, भाई गोबर को लीपते हैं घर में, ये क्या उसकी बात है। अब वो सारे टीवी सैनिटोरियम में गोबर लिपना है। तो ये चीजें जो है हम लोगों को दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है। परंपरा आपका सनातन और आधुनिकता को बीच में ब्रिज बनाने की आवश्यकता, वो संघ प्रयास कर रहा है। तो अभी घर घर जाने की एक जो मुहिम बनी है, हर घर संपर्क, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो ये विषय थोड़े थोड़े जैसे हमने पढ़े और समझाने भी पड़ते हैं जाएंगे। तो पर घरों में जब हम जाते हैं और शुरुआत में अपना परिचय देके और जब ये बातें बताते हैं तो पहले ऐसा होता है सुबह सुबह आ गए यार ये लोग, ऐसा चेहरे पे भाव होता है। पर जब ये सारी चीजें बताते हैं तो वो भाव समाप्त हो जाता है और एक प्रसन्नता दिखाई देती है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए हम कुछ अच्छा बता रहे हैं। अभी एक विषय और आवश्यक है बात करना कि कचरा भी एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है, विश्व की चुनौती। इससे कैसे निपटना है? तो कचरे से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयत्न बहुत आवश्यक है। उसके लिए फिर 4R का फार्मूला दिया हुआ है कि आपको पहले रिफ्यूज करना है, फिर रिड्यूस करना है, फिर रीयूज करना है और फिर रिसाइकिल करना है। अब कचरे को क्या कर सकते हैं आप? जैसे आपके घर में कचरा होता है, क्या आप अपने घर को कचरा मुक्त बना सकते हैं? ये प्रश्न हमको पूछना है सामने वाले से। तो कहे भाई कचरा तो निकलेगा, कचरा वाली गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। नहीं, पहली चीज सीखना है कचरे को सेग्रीगेट करना। 2 प्रकार का कचरा है, एक है जो भोजन से खाद बन सकता है, एक वो है जो खाद नहीं बन सकता है, सीधी बात, जो कंपोस्ट हो सकता है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। 2 हिस्से हैं, इसको गीला कचरा सूखा कचरा कहते हैं आमतौर पर। तो जो गीला कचरा है उससे आप कितने प्रकार की चीजें बना सकते हैं, आप कल्पना नहीं है। आप मेरे घर में सामान्य रूप से हम फिनाइल का उपयोग नहीं करते, तो जितने भी आप पे खट्टे मीठे साइट्रिक फल हैं वो सारे के सारे फलों के छिलकों से, गुठली से आप बहुत सुंदर बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। कैसे? अब बायो एंजाइम तैयार करने का तरीका बहुत ही सरल है, 1:3:10। 1 भाग गुड़, 3 भाग वो छिलके जिसमें खट्टा और मीठा है, उस मौसम्मी का छिलका हो सकता है, अनानास के टुकड़े हो सकते हैं, वो आपके आम हो सकता है, वो जामुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी सेब एब, जितने भी जिसमें खटास है और मिठास है, 2 चीजें, उसको आप एक बड़ी बोतल में, आपकी फिनाइल वगैरह की बोतलें हैं, कोई भी प्लास्टिक की बोतल में डालना है और उसका 1/3 गुड़ डालना है। हाँ, 3 गुड़, खराब गुड़ भी हो सकता है जी, और शेष 10 भाग पानी डालना है। और जब वो बोतल भर जाएगी उसको बंद करके अंधेरे में रख देना है। 90 दिन में और 2-4 दिन में एक बार उसकी गैस निकालना, क्योंकि गैस बनती है। 90 दिन में बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट खुशबूदार बायो एंजाइम तैयार होता है। उसको छान लीजिए, छान के दूसरी शीशी में रख लीजिए, इसमें फिर से वही शुरू कर दीजिए। ये दही के जामन जैसा काम करेगा, दोबारा जल्दी बनेगा। 90 दिन की जगह वो 60 दिन में तैयार होगा, अगली बार वो 45 दिन में तैयार होगा। तो आपका ये वाला पार्ट चला गया। शेष जो आपका गीला कचरा है, आप उसको एक मैजिक ड्रम बोलते हैं हम लोग उसको, या मैजिक आपका घड़ा, आप जो घड़े आपको पिछले साल के उपयोग हो गए हैं उसमें आप डालते जाइए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाइए और बाद में उसको पलट दीजिए, बहुत सुंदर खाद तैयार होगी। कुछ नहीं कर सकते तो मिक्सी में पीस के उसको आप पौधे में डाल दीजिए, तो गीला कचरा खत्म हो गया। अब बचा सूखा कचरा। सूखा कचरा में 2 प्रकार का है, एक तो है आपका जो
सिंगल यूज, उसको डालना है बॉटल के अंदर, वो समस्या खत्म हो गई। और एक हार्ड प्लास्टिक, वो कबाड़ी को, वो एक ड्रम में रखते जाइए, कबाड़ी को बुलाइए, आपको पैसे भी देगा और ले जाएगा। तो वो जो कचरा मुक्त घर की संकल्पना है, उसको हरित घर कहते हैं हम लोग। तो जब आप घरों में जाते हैं, जा रहे हैं, तो एक बार बात करिए कि क्या आप पर्यावरण के लिए कुछ प्रयास करते हैं, यहीं से शुरू करिए। तो हर घर बताएगा कि मैं पेड़ लगाता हूँ। हाँ, ये देखिए हमारे यहाँ 5 पौधे हैं, अच्छी बात। हम तो कोई कहेगा मैं पक्षियों को दाना रखता हूँ, बहुत अच्छी बात, दाना भी रखिए, पानी भी रखिए। पक्षी भी लुप्त हो रहे हैं, गौरैया खत्म हो रही है, उसके अनेक कारण हैं। फिर कोई कहेगा कि नहीं भाई साहब मैंने तो सोलर लगाया हुआ है, अच्छी बात है, ऊर्जा की बचत हो रही है। कोई कहेगा आपको कि मैं कचरा फेंकता नहीं हूं, तो कचरे को मैं इकट्ठा करता हूं, उससे मैं खाद बनाता हूं। और नहीं करता तो आप एक चीज बता दीजिए, उसमें 5 बातें हैं। 5 बातें हर घर कर सकता है, फ्लैट वाला व्यक्ति भी कर सकता है। मिनिमम 5 पौधे होना चाहिए। मैं आपको फिर से आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आपके बेडरूम में पौधा जरूर होना चाहिए अंदर। ये कोई नहीं बोल रहा है, बाहर रखते शो के लिए, दिखाने के लिए। बेडरूम में आप 8 घंटे 9 घंटे रहते हो और दरवाजा बंद करके रहते हो, सारे कांच बंद करके रहते हो और लगातार ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वहाँ कौन सा पौधा रखें? मतलब तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स है, स्नेक प्लांट आप लगा लीजिए, कभी खराब नहीं होगा। दिन में थोड़ी सी धूप दिखेगी, उसको प्रकाश पर्याप्त है। मनी प्लांट्स लगा सकते हैं, अनेक प्रकार के इंडोर प्लांट्स आ रहे हैं। 4-5 इंडोर प्लांट आप अपनी बेडरूम में जरूर लगाइए। दूसरा, किचन में जरूर लगाइए। किचन में बर्निंग होती है, बर्निंग में ऑक्सीजन लगती है, तो उसकी ऑक्सीजन तो गैस ले लेती है और हम वहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बचती कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हमारी घर की माता है, बहन है, जो भोजन बना रही है इतनी गर्मी में, वो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही बचता है लेने के लिए। तो वो जो आप पौधे सभी कोनों में डेकोरेट कर देंगे, अच्छा भी लगेगा देखने में, तो वो उसको ऑक्सीजन देते रहेंगे। बाकी ड्राइंग रूम में लगाएं ना लगाएं, लेकिन बेडरूम और बाथरूम में जरूर लगाइए। बाथरूम भी ऐसी जगह है, जब आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर आती है, इसलिए नॉर्मली गर्म हो जाता है कमरा। तो यदि वहां आपके पौधे होंगे तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। घरों में मतलब छोटे बाथरूम होते हैं, तो वहाँ जगह की लटका सकते हैं, हैंगिंग बना सकते हैं। मनी प्लांट तो ऐसी चीजें कहीं भी लग जाता है, तो पानी में लग जाता है। हाँ, पर मतलब जैसे गर्म आपकी इच्छा होना चाहिए। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनपे कोई बुरा असर तो नहीं होता? जैसे गर्म पानी से नहाते हैं, कोई असर नहीं होता। असर होगा चेंज कर दीजिए। इधर सौम्या ग्रीन में मैं एक घर में गया था, तो उस घर में कम से कम, बहुत छोटा घर है, लेकिन उस घर में मिनिमम और 300-400 पौधे होंगे। वो हर जगह टांगे हुए भाई। कोरोना में वो गई, उनकी ऑक्सीजन कम हो गई, तो एक हॉस्पिटल के बाहर इलाज कराने गई, तो वेटिंग में थी, तो पार्क में बैठ गई सामने, ऑक्सीजन उनकी 60 के आसपास थी। तो 1 घंटे 1.5 घंटे में नंबर नहीं आया, उस समय फिर से ऑक्सीजन चेक की तो वो 80 के ऊपर थी। तो किसी से पूछा कि ऑक्सीजन मेरी बढ़ कैसे गई? बोले आप ऑक्सीजन में बैठे, पेड़ के पास बैठे, तो लगातार आपको ऑक्सीजन दे रहा था, बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि अस्पताल नहीं जाना, घर में ही ऑक्सीजन पैदा करो। तो उनके गेट में, उनकी खिड़की में, उनके, आप जहां देखोगे वहां पे लटके हुए पौधे। निकलने में मुश्किल होती है, वो तो जगह बना के निकलना पड़ता है, इतने पौधे लगाए हुए। दीवाना हो गया आदमी। बोले जीवन हमारा यही तो है। इसलिए हरित घर की संकल्पना में पौधे लगाना घर के अंदर पहला काम, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए आपको दाना पानी रखना दूसरा काम, आपको अपने कचरे का प्रबंधन करना, शून्य कचरे की ओर जाना, ये लक्ष्य है हरित घर में, कचरा मुक्त घर तीसरा काम। एनर्जी सेविंग करना, एनर्जी मतलब लाइट्स मतलब उसका एक ही फार्मूला लिख लीजिए, कट ऑफ लाइट, स्विच ऑफ बोर्ड। जब भी निकले आवश्यक नहीं है, तुरंत बटन बंद करिए। एक आध आदमी की नियुक्ति कर दी, भैया तुम बटन बंद करना है। गीजर चलता रहता है, खोलता है ठंडा होता है, खोलता है ठंडा होता है, भैया जब उपयोग है तो चलाओ, बंद कर दो। फैन चलते रहते हैं, एग्जॉस्ट चलता रहता है, बिना मतलब में चलता रहता है। ऑफिस में जाते हैं, एक आदमी बैठा है तो 15 लाइट लगी हुई है, 2 पंखे लगे हुए हैं, 3 एसी लगे हुए हैं एक आदमी के लिए। कितना ज्यादा हम एमिनेशन कर रहे हैं कार्बन का। तो ये ऊर्जा की बचत करना, और फिर 5वां पानी की बचत करना। तो अगर आप इतना करते हो तो आपका घर, हम हरित घर में लिखते हैं,
जी। कि आपका घर हरित घर है, ऐसी संख्या देनी पड़ती है हमको। अरे तो ये हरित घर की संकल्पना ये संघ का एक बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। वैसे जैसे नीचे जो लोग रहते हैं, नीचे वाले मतलब ग्राउंड जहाँ जहाँ ग्राउंड पे, तो उनके पास थोड़ा क्या बोलते हैं अपना आंगन होता है। आंगन में कोई गड्ढा खोद के वगैरह, और जिस तरफ पानी जाता है तो बरसात का पानी भी ऐसा वहाँ रोका जा सकता रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है। कंपलसरी वो भी है। हाँ करना ही चाहिए। वो तो जितना क्योंकि अच्छा गांव करेंगे। में जैसे मैंने देखा कि अभी इसको बढ़ाया जा रहा है कि उनके पास तो अच्छा बड़ा आंगन होता है, तो आंगन में जिस तरफ ढलान हो वहाँ पे गड्ढा खोद के आप पानी भर के रखो, वो जमीन में पानी बढ़ाएगा। मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट्री के लिए इस जल पे काफी सारी की हमने। सूखते गड्ढे बनाना चाहिए। हाँ, तो बड़ा सूखता अच्छा गड्ढा अच्छा बना काम सकते हो रहा हैं है। और अपने किचन गार्डन बना सकते हैं। जी जी। पूरा पानी पहले किचन गार्डन में ही जाता था। हाँ नाली के कोई संकल्प नहीं थी, नाली आने से गंदगी आई। हाँ भारतवर्ष में पहली नाली बनी प्रयागराज में, अच्छा। अंग्रेज कमिश्नर बनवाई, और वो नाली को सीधे गंगा जी में मिला दिया। जाएगी कहाँ? तो जिसको हम आचमन करते हैं, जिसका एक बूंद भी हमारे लिए बहुत पवित्र है, उस गंगा जल के में बड़े बड़े नाले मिलाते हैं। नदियों में, सारी नदियों में नाले मिला रहे हैं, आपका वेस्ट जाएगा कहाँ? तो इसलिए यदि घर के अंदर उसको आपने कर दिया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वर्षा का जल भी उसके अंदर से अंदर जाएगा तो पानी बढ़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सोलर का उपयोग करना चाहिए, एनर्जी बहुत बड़ा एक विषय है। पर वैसा सोलर सिस्टम लगवाना एक थोड़ा सा महंगा काम नहीं होता है महंगा, अभी तो 90% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो आप तो केवल बताइए, तुरंत आपके यहाँ पहुंच जाएगा व्यक्ति। अच्छा, हाँ, तो ये पहली बार में मिल जाती है कि पहले मेरे को देना पड़ता है? पहले आपको लगाना पड़ता है, फिर आपके अकाउंट में आ जाता है। अच्छा। सोलर बहुत ही अच्छा है और लंबे समय के लिए तो बहुत अच्छा है। 25-30 साल उसको मेंटेन भी नहीं करना है आपको। तो 25-30 साल में क्या, 2-3 साल में तो आपका वो खर्चा ही कवर कर देता है। तो सोलर बहुत आवश्यक है, सोलर लगाना ही चाहिए। और ऐसे छोटे प्रयास अपने जीवन में, सीधी बात है कि जीवन शैली में बदलाव लाना कैसे। केमिकल्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। केमिकल्स हमारे लिए इतना ज्यादा हानिकारक है कि कैंसर के मरीज प्रति साल 1.5 गुने हो रहे हैं। हाँ, उसका बेसिक कारण 2 है, केमिकल्स का बेतहाशा उपयोग और प्लास्टिक का बेतहाशा उपयोग। अभी आपने कुछ दिन पहले भास्कर में न्यूज पढ़ी होगी कि जो कागज के कप हैं चाय के, उसमें भी एक थिन लेयर ऑफ पॉलिथीन होता है। चाय डालकर पीने से 15,000 कण एक बार में एक छोटे डिस्पोजल में आपके अंदर चले जाते हैं। वो नैनो पार्टिकल्स हैं जो किडनी से भी नहीं छनते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और वो मस्तिष्क में जाता है। तो किसी समारोह के बाद का दृश्य जो है, हाँ, वो कितना भयानक है। बिल्कुल। उस दृश्य को रोकेगा कैसे? तो अभी हमने हमारे अखिल भारतीय संयोजक श्री गोपाल आर्य जी आए थे पिछले वर्ष, तो हमने पूरे भोपाल के कैटरर्स और बारात घर संचालकों की एक बैठक रखी और हमने उनसे कहा कि आपके माध्यम से इनसे चर्चा करिए कि भाई डिस्पोजल कम नहीं कर सकते क्या, या कर सकते तो कौन सा डिस्पोजल उपयोग करना है। कैटरली आजकल बगास की बन रही है, तो लकड़ी की बन रही है, तो नारियल के वृक्ष की बन रही है। तो उस पर एक लंबी चर्चा हुई। बहुत लोगों ने कहा कि हम तो चाहते हैं, सामने वाला यदि हमको अनुमति देता है तो हम चाहते हैं कि प्लास्टिक का नो प्लास्टिक हो जाए। और अब कागज भी खतरनाक है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। प्लास्टिक के पानी को प्रेफर करते हैं लोग जी। मैं अभी एक घुमंतु विभाग है उसमें गया एक दिन, तो वहां के संचालक से मिलने जाता रहता हूँ। तो वो जिसका उनको जो नौकर है ना, वो छोटी छोटी वहां पूरे मंत्रालय में एक 250-200 ml की बोतल चलती है, गिलास बंद हो गया है, गिलास में प्यून्स को भी दिक्कत है। तो वो एक बोतल और एक गिलास में पानी लेके आया कांच के। तो उन्होंने पूछा इनके लिए गिलास में क्यों लाए? तो उन्होंने कहा ये साहब जो है ना बोतल का पानी नहीं पीता है। अब बोतल का पानी कब पैक हुआ आपको पता है क्या? और जब पैक हुआ तो इतने दिन से उसमें कितने कण चले गए प्लास्टिक के, जो आपने बड़े आराम से बहुत शुद्ध पानी मान के पी लिया,
वो घोर अशुद्ध पानी है, इसलिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर तो कर दीजिए, मैं घर से जाता हूँ स्टील की बोतल लेके जाता हूँ, उसी में नल से पानी भरता हूँ रेलवे के, खरीदते नहीं है, क्योंकि वो जो बॉटल दे रहा है वो कब पानी भरा था आपको पता नहीं है, और जितनी हीट पकड़ेगा उतना ज्यादा पानी उसमें प्लास्टिक घुलता चला जाएगा। हाँ। इसलिए ये जितने प्रकार की अपना उपयोग है, बहुत आसानी से हम लोग कन्या खिलाते हैं और बाजार से वो थर्माकोल की या वो उसकी कागज की थाली ले आते हैं, तो घर में धोना ना पड़े, केवल इतना। पर वैसा अभी थोड़ी जागरूकता तो दिखी है, जैसे लोग ऑफिस में या बच्चों के उसमें भी स्टील का टिफिन और स्टील का करना है, बोतल दे रहे हैं, करना है, प्लास्टिक की बोतल नहीं देना है। अच्छा है जागरूकता। हाँ, प्लास्टिक की, हार्ड प्लास्टिक की बोतल भी नहीं देना है। आप एक स्टील की बोतल ले लीजिए, लंबा समय तक चलेगी, तांबे की ले लीजिए, ऑफिस में भी अपने स्टील की बोतल रखिए, जी जी, कांच के गिलास रखिए, वो मत रखिए प्लास्टिक की बोतलें रख दी है सबकी टेबलों में, पानी भर के रख देता है, सुबह से रात तक भरा रहता है, वो उसी को रिफिल करता रहता है। तो भाई साहब आज मेरे ख्याल से अपन ने एक बाहरी चर्चा तो इस पे कर लिए, तो अगले हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक एक बिंदु पर अपन अलग अलग आधे आधे घंटे का सब करें। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धरती माता के लिए समय दिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।